हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है और स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना है। तो हम किसी भी स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को दो तरीके से बना सकते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करो या फिर स्प्रिंग टूल सूट का यूज करो, जिसको STS भी कहते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू आप कैसे एक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा अपने ब्राउजर पे। तो ये मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है। अब इसमें आपको डालना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर और इंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये आपकी पहली वेबसाइट। इसको ओपन करना है। इसका आपको URL चेक कर लेना है, startspring.io। इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको सारी चीजें चूज करनी है जैसे भी आपको बनाना है, और इसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है। तो कैसे करते हैं एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट, तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ग्रेडल ग्रूवी प्रोजेक्ट बनाना है या कॉटलिन प्रोजेक्ट बनाना है या मैविन प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी हम मैविन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ मैविन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लैंग्वेज चूज करनी होती है कि आपको कॉटलिन में, ग्रूवी में या जावा में, किस में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमें जावा चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको स्प्रिंग बूट कौन सा चूज करना है। तो स्प्रिंग बूट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3.5.4 है, तो इसको ही चूज रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप नेम, आर्टिफैक्ट नेम और नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ग्रुप क्या होता है, ये अपने ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, और इसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे कोई डोमेन होता है। डोमेन स्ट्रक्चर में ग्रुप नेम डालते हैं, जैसे com.example या com.hindi code class, इस तरीके से। तो इसको मैं चेंज करके हिंदी कोड क्लास किए दे रहा हूँ। इसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, तो आर्टिफैक्ट आईडी आपका प्रोजेक्ट का नेम होता है। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो प्रोजेक्ट का नेम, अभी हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डेमो नेम जो दे रखा है इनने बाय डिफॉल्ट, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नेम की जगह भी आपको सेम ही रखना है, क्योंकि आर्टिफैक्ट ही आपका एक्चुअल नेम होता है प्रोजेक्ट का। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, तो ठीक है, इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम। पैकेज नेम, तो पैकेज नेम इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, जैसे हमने ग्रुप का नेम दिया था और आर्टिफैक्ट नेम है, दोनों को इसने ऐड करके एक पैकेज नेम बना दिया। अब ये पूछ रहा है कि जो आपकी पैकेजिंग है वो वॉर में होगी या जार में होगी। तो यहाँ पे आपको जार में ही सिलेक्ट रखना है। इसके बाद इसने जावा के लिए बोला है कि आपको जावा कौन सी यूज करनी है। तो यहाँ पे हम 21 कर रहे हैं, जावा 21 यूज करेंगे। ये हमारी होगी पूरी सेटिंग। अब हमें यहाँ पे लगाना है डिपेंडेंसीज। तो हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट वेब की हमें डिपेंडेंसी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे स्प्रिंग बूट वेब, अगर आपको दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जैसे ही डालोगे वेब, तो ये सबसे पहले स्प्रिंग वेब आ गया है, इसको ले लेना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपको और भी चाहिए हो डिपेंडेंसी, तो आप और भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए JPA की डिपेंडेंसी, तो मैं JPA यहाँ पे डालूंगा, और ये हमारी स्प्रिंग डेटा JPA की डिपेंडेंसी ऐड हो गई। तो हमने यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी ऐड करी हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको रिमूव करनी है, तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हो। अब आपको जस्ट जनरेट करना है, और ये आपको एक रेडी टू यूज एप्लीकेशन बना के दे देगा। जैसे आप इसको जनरेट करोगे, ये एक जिप फाइल आपको दे देगा। इसको एक्सटेंड करके आपको अपनी किसी भी आईडी में इंपोर्ट करना है। जैसे आप अगर IntelliJ यूज कर रहे हो या Eclipse यूज कर रहे हो या STS यूज कर रहे हो, कोई सी भी कर रहे हो, तो आपको उसमें इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि STS के थ्रू स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे STS के थ्रू ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। तो उसके लिए आपके पास स्प्रिंग टूल सूट डाउनलोड होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे पास पहले से ही STS डाउनलोडेड है, तो मैं उसको जस्ट क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम देना होता है, तो ये वर्क स्पेस में चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे ये वर्क स्पेस आपको दिख रहा होगा, वर्क स्पेस स्प्रिंग टूल।
तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ सेलेक्ट फोल्डर। अब इसको लॉन्च करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट का, और ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपका STS ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे हम कौन सा जावा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना है विंडो में और प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको जाना है जावा में। जावा में आपको यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल्ड JRE, इंस्टॉल JRE पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे जितने भी आपकी सिस्टम में JRE इंस्टॉल होंगे सारे दिख जाएंगे। तो आपको लेटेस्ट JDK यूज करना है। यहाँ पे मैं JDK 21 यूज कर रहा हूँ, जावा 21 यूज कर रहा हूँ। तो आपको भी जावा 21 डाउनलोड कर लेना है सिस्टम में, उसका पाथ सेट कर लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आपके सिस्टम में JDK 21 इंस्टॉल एंड सेटअप हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा दिख रहा है, इसलिए मैंने जस्ट इसको क्लिक किया है और अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें एक न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें फाइल पे जाना है, न्यू, और न्यू पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से आपको चूज करना है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अब यहाँ भी आपको सारी डिटेल देनी है जो भी मैंने स्प्रिंग इनिशियलाइजर में बताई थी आपको। तो ये आपको कुछ नहीं करना है चेंज, यहाँ पे हमारा डेमो ही रहेगा। अगर आपको कोई नाम चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद आपको टाइप यहाँ पे चूज करना है। तो हम किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम मैविन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको मैविन सेलेक्ट कर लेना है। पैकेज में आपको जार ही सेलेक्ट करना है। अब जावा वर्जन चूज करना है, जो भी आप जावा वर्जन यूज कर रहे हो। मैं 21 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे 21 यूज कर लूंगा। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी है, तो अभी हम जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जावा चूज कर लेंगे। इसके बाद ग्रुप ID, आर्टिफैक्ट ID ये आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप ID में डाल रहा हूँ com.हिंदी कोड क्लास। इसके बाद आर्टिफैक्ट ID सेम रहने देते हैं, डेमो। ये एक्चुअली में जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है वो होता है। उसके बाद वर्जन हमको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट पड़ा है वही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और अगर जरूरी ना हो तो इसको आप छोड़ सकते हो। इसके बाद है पैकेज। तो पैकेज इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं लिया है तो हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम जो ग्रुप ID में हमने नेम दिया है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा ग्रुप ID हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आर्टिफैक्ट ID, तो डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद आर्टिफैक्ट ID लिख देंगे। आर्टिफैक्ट ID हमारी डेमो, तो हमने डेमो कर दिया। इसके बाद क्लिक करते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे आपको जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी आपको चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो मुझे चाहिए एक वेब की डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे मैं डालूंगा वेब, तो स्प्रिंग वेब आ गया। इसके बाद मुझे चाहिए JPA की, तो JPA टाइप जैसे करूंगा तो स्प्रिंग डेटा JPA की डिपेंडेंसी आ गई। तो यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी ऐड हो गई। ऐसे आपको जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए, मान लो आपको MySQL ड्राइवर की चाहिए तो MySQL ड्राइवर की आ गई, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो जितनी आपको चाहिए होंगी सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है डिपेंडेंसी ऐड करने का, क्योंकि इससे पहले जब मार्केट में स्प्रिंग यूज हो रहा था तो जब भी आपको कोई स्प्रिंग MVC का प्रोजेक्ट बनाना होता था तो सारी डिपेंडेंसी मैनुअल हमें लिखनी पड़ती थी। उसका पूरा डिपेंडेंसी का कोड मैनुअल डालना पड़ता था कोड के अंदर। बट यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करके डिपेंडेंसी लगानी है और ये ऑटोमेटिक ही आपके प्रोजेक्ट में इंजेक्ट हो जाएंगी। अब इसको हम फिनिश करते हैं। ये सारी डिपेंडेंसी ऐड होने के बाद आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो जब आप STS का यूज पहली बार करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी इंटरनेट से डाउनलोड हो रही होती हैं, इंस्टॉल हो रही होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पे नेट ऑन करके रखिए और जैसी आपकी स्पीड होगी इंटरनेट की उस हिसाब से यहाँ पे आपकी वो जो भी डिपेंडेंसी आपने लगाई हुई हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो जितनी आपको डिपेंडेंसी की ज़रूरत हो केवल उतनी ही डिपेंडेंसी लगाइए। उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या उसका स्केल बड़ा होगा और जिन डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होगी बाद में आप उनको ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी सारी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो आप जो भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें सबसे पहली फाइल होती है src/main/java। यही आपकी मेन फाइल होती है, इसी के अंदर आप सारे कोड कर रहे होते हो। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा पैकेज है, पैकेज नेम जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था जब हमने प्रोजेक्ट को बनाया था, com.hindiCodeClass.demo, और इसको ओपन करने पे आपको एक जावा फाइल मिल जाती है। ये एक्चुअली मेन जावा फाइल है, मतलब इसमें मेन मेथड होता है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये देख रहे हो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये मैंने अपने जावा ट्यूटोरियल के पहले लेक्चर में बताया था कि जो जावा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से होता है। तो जावा का कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे आप, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेन मेथड ही होगा। इसके बाद दूसरा फोल्डर आपको दिख रहा होगा source/main/resource। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये कुछ फोल्डर देखते हैं। तो इनका यूज क्या होता है, तो सबसे पहला स्टैटिक। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप अपनी स्टैटिक फाइल डाल सकते हो। जैसे कि आपको इमेज रखनी है तो इमेज आप इधर रख सकते हो, या कोई CSS फाइल है तो वो भी आप इधर रख सकते हो। इसके बाद है टेम्पलेट फोल्डर। तो टेम्पलेट्स के अंदर आप अपने थीम लीफ या JSP के पेज रख सकते हो। तो थीम लीफ या JSP क्या है ये अभी आगे आपको पता चलेगा, कैसे यूज करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद है application.property। तो इसमें आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ सेटिंग करते हो। जैसे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है 8080 में, आपको इसे चेंज करके कुछ और पोर्ट में इसको रन कराना है, तो ये चीज आप इस application.property फाइल में दे सकते हो। या फिर आप जब डेटाबेस कनेक्शन करते हो तो उसमें आप डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सेटिंग चाहिए होती है आपको, वो भी आप application.property फाइल में लिखते हो। इसके बाद है src/test/java। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट में कोई टेस्टिंग कर रहे होते हो तो आपको इन फोल्डर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद है JRE सिस्टम लाइब्रेरी। तो इसके अंदर सारी सिस्टम लाइब्रेरी पड़ी हुई हैं। और इसके बाद इसके नीचे मैवन डिपेंडेंसी। तो जो भी अभी हमने मैवन डिपेंडेंसी लगाई थी वो इधर पड़ी हुई है सारी। तो इसको आप खोल के देखोगे तो वो सारी डिपेंडेंसी हैं जो डाउनलोड हुई हैं अभी, जैसे हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी। तो यहाँ पे आपको वो सारी डिपेंडेंसी मिल जाएंगी। इसके बाद आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है वो है pom.xml। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखिए आपने जितनी भी डिपेंडेंसी लगाई हुई हैं सारी डिपेंडेंसी यहाँ आके ऐड ऑन हुई होती हैं। तो पहले जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम करते थे तो आपको ये फाइल नहीं मिलती थी, इसके लिए आपको खुद से ही ये सारा कोड लिखना होता था। तो स्प्रिंग बूट का मेन काम यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो डेवलपमेंट है उसको ईजी कर देता है। तो बहुत सारा कोड स्प्रिंग बूट खुद से ही जनरेट करके लगा देता है। तो आपने यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी लगाई थी वो यहाँ पे है। जैसे आपने स्टार्टर JPA की लगाई थी तो ये है स्टार्टर डेटा JPA की। दूसरी आपने लगाई हुई थी वेब की, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। इसके बाद आपने MySQL कनेक्टर की भी लगाई हुई थी। तो ये चीज़ें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कर देता है। अब इसको आपको मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से सिंटैक्स है, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि आपको अगर कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो आप किस तरीके से ऐड करोगे। तो डिपेंडेंसी सारी इसी तरह से ऐड होती हैं। जो सिंटैक्स है वो यही है कि आपको डिपेंडेंसी टैग लगाना है और उसके अंदर ग्रुप ID और आर्टिफैक्ट ID 2 ID देनी है और आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। अब ये जो डिपेंडेंसी टैग दिख रहा है ये भी एक सब टैग है, किसका, डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे देख रहे हो ये डिपेंडेंसीज है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने स्प्रिंग बूट क्रिएट करते समय दी हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। जैसे आपने ग्रुप ID दी थी, आर्टिफैक्ट ID दी थी, जो भी वर्जन दिया था, जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन करी हुई थी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो ये हो गई हमारी pom.xml फाइल। अभी आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे ये काम करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आज के इस लेक्चर में आपको बस ये समझना है कि ये फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से फोल्डर होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बूट के आर्किटेक्चर के बारे में। तो स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर में कुछ मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि स्टार्टर, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन,
एंड एम्बेडेड सर्वर, जो मिलकर स्प्रिंग बूट को फास्ट, लाइट वेट और एक डेवलपर फ्रेंडली बनाते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि स्प्रिंग बूट एक एक्सटेंशन है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, जो जावा में इंटरप्राइज लेवल के बैकएंड डेवलपमेंट में काम करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी काफी पावरफुल है, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, खुद से ही कोड लिखना पड़ता है। इसलिए स्प्रिंग बूट ने उसी स्प्रिंग फ्रेमवर्क को मिनिमल कोड और कॉन्फ़िगरेशन के साथ इजी, फास्ट और प्रोडक्शन रेडी बना दी है। तो मैं बात कर रहा था कि स्प्रिंग बूट के आर्किटेक्चर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंग बूट स्टार्टर। तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक प्री कॉन्फ़िगर्ड सेट ऑफ डिपेंडेंसीज होता है, जिसे आप सिर्फ एक लाइन में अपने pom.xml फाइल में ऐड करते हो और वो ऑटोमेटिक आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को ऐड कर देता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो स्टार्टर होते हैं, स्टार्टर एक रेडीमेड कॉम्बो पैक होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। यही चीज मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर इज अ प्री कॉन्फ़िगर्ड सेट ऑफ डिपेंडेंसीज। तो ये जो स्प्रिंग बूट स्टार्टर होते हैं, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड सेट ऑफ डिपेंडेंसीज होती है प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग बूट टू सिंप्लीफाई द बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्प्रिंग बूट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आप पहले स्प्रिंग MVC यूज कर चुके हो तो आपको पता होगा आपको सारी डिपेंडेंसी मैनुअल डालनी पड़ती थी और इसके अलावा भी नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज ज्यादा हो जाती थी। जैसे जब आप स्प्रिंग MVC में काम करते थे तो आपको स्प्रिंग वेब की अलग डिपेंडेंसी डालनी पड़ती थी, जैक्सन डेटा बाइंड की अलग डिपेंडेंसी डालनी होती थी और सर्वलेट API के लिए अलग से डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती थी। बट स्प्रिंग बूट में ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग बूट में आपको सिर्फ एक डिपेंडेंसी डालनी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। इस एक डिपेंडेंसी के अंदर ये सारी डिपेंडेंसी ऐड ऑन होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्टर मेंशन कर रखे हैं, जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA। तो वेब की जरूरत तब पड़ती है जब कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाना होता है, तब आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का यूज करते हो। इसके बाद है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA। जब आप अपने वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस का यूज करते हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है स्टार्टर डेटा JPA की। इसके बाद स्टार्टर सिक्योरिटी। तो जब आपको अपने एप्लीकेशन में या प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है तो आपको ऐड करना होता है स्टार्टर सिक्योरिटी। इसके बाद स्टार्टर थीम लीफ। तो थीम लीफ सर्वर साइड HTML टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। तो जब आपको सर्वर साइड HTML टेम्पलेट की जरूरत होती है तो आप स्टार्टर थीम लीफ का यूज करते हो। इसके बाद स्टार्टर टेस्ट। तो जब आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाता है और जब आप टेस्टिंग फेज में जाते हो तो आपको स्टार्टर टेस्ट यूज करना पड़ता है। इसके बाद है स्टार्टर मेल। तो जब आपको अपने प्रोजेक्ट में मेल सर्विस ऐड ऑन करनी होती है तो आप स्टार्टर मेल यूज करते हो। इसके बाद है स्टार्टर एक्चुएटर। तो स्टार्टर एक्चुएटर की आपको जरूरत पड़ती है जब आपका प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद प्रोडक्शन में जाता है, तो आपको चेक करना होता है कि सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई सर्विस डाउन तो नहीं है, कोई सर्विस डाउन है तो उसको अप करना है। तो मतलब पूरी हेल्थ की इंफॉर्मेशन एक्चुएटर के थ्रू मिलती रहती है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज कैसे काम करती हैं, मान लो ये आपको वेब की एक डिपेंडेंसी लगानी है, तो जैसे ही ये स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी लगेगी तो स्प्रिंग बूट इसी लाइन के बेस पे जैसे ही उसको दिखेगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब ऐड कर रखी है, तो इसी लाइन के बेस पे वो आपके प्रोजेक्ट में इस डिपेंडेंसी से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरी है वो ऐड ऑन कर देगा। इसके बाद बात करते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आपको खुद से ही बीन्स या XML फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं करना पड़ता है। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए और जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है, जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए होती है, जिस भी डिपेंडेंसी की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखी है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज अ मैकेनिज्म इन अ स्प्रिंग बूट। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक मैकेनिज्म है स्प्रिंग बूट का दैट ऑटोमेटिकली configure the application based on the dependencies present in the class path and the setting defined in application.properties। मतलब जो भी आपने डिपेंडेंसीज ऐड की होती हैं और जो भी आपने
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में सेटिंग डिफाइन की होती है, उसके बेस पे स्प्रिंग बूट आपके प्रोजेक्ट में सारी चीजें ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है मेनली 3 चीजों पे बेस्ड होता है। सबसे पहला है क्लास पाथ कंटेंट्स, दूसरा है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज और तीसरा है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट YML। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है क्लास पाथ कंटेंट्स। इसका मतलब है स्प्रिंग बूट चेक करता है कि आपने कौन कौन सी स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड ऑन कर रखी है। मतलब जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट में स्टार्टर वेब या स्टार्टर डेटा JPA की डिपेंडेंसी ऐड ऑन कर रखी है, तो स्प्रिंग बूट समझ जाता है कि आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट में रेस्ट कंट्रोलर, टॉमकैट, जेसन कन्वर्टर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको डेटाबेस एक्सेस चाहिए है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाती हैं। दूसरा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है स्प्रिंग बूट ऑलरेडी हर कंपोनेंट के लिए एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अगर आप खुद से कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, मैनुअल कुछ सेटअप नहीं कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो वो उस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का यूज करता है। एंड तीसरा है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन डॉट YML। इसका मतलब है अगर आपको खुद से ही किसी कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड करना है, खुद से ही आपको कुछ सेटिंग प्रोवाइड करनी है एप्लीकेशन को, जैसे आपको अपना पोर्ट नंबर चेंज करना है या आपको कोई डेटाबेस कनेक्शन प्रोवाइड करना है, DB का नेम देना है या ड्राइवर का नेम देना है, तो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट YML का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। अब बात करते हैं स्प्रिंग बूट के आर्किटेक्चर के तीसरे कॉन्सेप्ट के, एम्बेडेड सर्वर। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनाना होता था सर्वलेट या JSP के थ्रू, तो हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। जैसे अपाचे टॉमकैट, जेटी या JBoss या ग्लासफिश, इस तरह के सर्वर आते हैं मार्केट में, तो इनको खुद से ही हमें इंस्टॉल करना पड़ता था और कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। मतलब हमें वार फाइल बना के खुद से ही उस सर्वर में डिप्लॉय करना पड़ता था अपना प्रोजेक्ट, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता था। बट स्प्रिंग बूट के आने से इस चीज को बहुत ही सुपर सिंपल कर दिया गया। अब आपको किसी भी एक्सटर्नल सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड सर्वर होते हैं जैसे टॉमकैट, जेटी या अंडरटो, जिसे आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप खुद से कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, तब भी आप बाय डिफॉल्ट टॉमकैट सर्वर यूज कर सकते हो। मतलब जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है उसके साथ ये टॉमकैट सर्वर भी स्टार्ट हो जाता है। तो इन सर्वर को ऐड ऑन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप स्टार्टिंग में जैसे ही अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी ऐड करते हो, उसी स्टार्टर वेब के अंदर ही एम्बेडेड सर्वर की लाइब्रेरी ऐड ऑन होती है। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसी टाइम पे साथ ही साथ एम्बेडेड सर्वर भी स्टार्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट आपको टॉमकैट मिलता है, बट इसके अलावा भी जैसे जेटी है या अंडरटो है, तो उनको यूज करने के लिए आपको बस टॉमकैट को एक्सक्लूड करना है और उनको इंक्लूड कर देना है। बस आपको इतना करना है अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी या एप्लीकेशन डॉट YML फाइल में, और आपका दूसरा सर्वर ऐड ऑन हो जाएगा। इतना सिंपल होता है। तो ये था पूरा स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर। तो इस लेक्चर में आपने सीखा कि स्प्रिंग बूट को स्टार्ट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फोल्डर के अंदर आपको कोड करना है और किस फोल्डर के अंदर आपको अपनी इमेजेस, CSS फाइल या JSP के पेजेस रखने हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आपको किस तरह की चीजें रखनी है ये भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया। इसके अलावा pom.xml फाइल है जो आपकी, इसका क्या यूज है और आप इस फाइल में कोई भी डिपेंडेंसी कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब अगर इस लेक्चर में अभी कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।